हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की श्रृंखला में हम इस वीडियो में खनिज और शक्ति संसाधन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और पूरे विश्व में इनका वितरण कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि जो शक्ति संसाधन हैं जैसे कि प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, तो वो किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन है और किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम खनिज के बारे में जान लेते हैं कि खनिज होता क्या है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक घटक हो वह एक खनिज है। ठीक है, तो खनिज क्या है? तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं या फिर जो भूपर्पटी है उस पर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका क्या हो, रासायनिक संघटक हो, एक निश्चित जो है गुणधर्म हो, तो उन्हीं को जो है उन्हीं पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। हालांकि पृथ्वी पर खनिजों का वितरण अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे कहीं पे लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कहीं पे जो है पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर मैग्नीज हो गया, चूना पत्थर, सोना चांदी, अभ्रक है या फिर जिप्सम है और पेट्रोलियम, तो ये सभी खनिजों के ही प्रकार हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, तो जो खनिज है पूरे विश्व में जो है उसका जो वितरण अगर हम देखें तो समान रूप से नहीं पाया जाता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं और कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों पे भी जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी स्कूल की बिल्डिंग का या फिर मकान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भवन निर्माण या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं वे खनिज कहलाते हैं। जैसे कि हम किन किन वहाँ पे पदार्थों का यूज़ करते हैं, जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट का यूज़ करते हैं, और साथ में बालू है और बजरी, इसके अलावा सरिया हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, और जो गिट्टी होती है वो सभी चीज़ें, तो ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो वह एक खनिज है। यानी पृथ्वी से हम अनेक पदार्थों को प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रसंस्कृत करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी साधन बनाते हैं और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी से जो है हम लोग अयस्क का जो खनिज होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको कैसे निकालते हैं, एक अयस्क के रूप फॉर्म में जो है उसको वहाँ पे उनकी खदानों से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद उसका प्रसंस्करण किया जाता है। उन्हें जो है फैक्ट्रियों में या कारखानों में लाके उसको प्रसंस्कृत करते हैं। उन्हें उसी प्रसंस्कृत किए हुए पदार्थ से जो है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि लौह अयस्क की खदान से लौह अयस्क को निकाला गया, फिर उसका प्रसंस्कृत किया गया, फिर उसी प्रसंस्कृत किए पदार्थ से सरिया बनी या फिर लोहे की चादरें बनती हैं या लोहे की टिन बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम प्राकृतिक जो संसाधन है खनिज के रूप में उसका उपयोग करते हैं। आगे बताया गया है, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो जो खनिजों के भौतिक गुण होते हैं उन्हीं के आधार पर उनमें जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उनका अलग अलग जो है नाम देते हैं या फिर उनका अलग अलग उपयोग होता है। तो किन किन आधारों पे होता है उनकी पहचान, तो उनके रंग कैसा है, उनका घनत्व डेंसिटी कैसी है, उनकी जो है कठोरता कैसी है, और रासायनिक गुण या फिर उसकी जो विलेयता है वो किस प्रकार से है, तो उसी आधार पे खनिजों के प्रकारों को निर्धारित किया गया है। तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिजों के प्रकार पाए जाते हैं और उन खनिजों के प्रकारों का जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं उनको तो किस आधार पे किया जाता है, तो संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज या फिर अधात्विक खनिज। तो आइए समझते हैं पहले कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। ठीक है, और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें चमक की विशेषता होती है। यानी जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें कौन सी विशेषता होती है कि वे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें शाइनिंग होती है, जबकि अधात्विक जो होते हैं उनमें जो है शाइनिंग नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज़ कि जो धात्विक खनिजें होती हैं उसमें ऊष्मा और विद्युत का
ये विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे लिखा है धात्विक खनिजों में कि लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। जो धात्विक खनिजें होती हैं उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं, यानी कि जो धात्विक खनिजें हैं उनको दो यहाँ पे प्रकार में डिवाइड किया गया है कि कौन सी, एक तो लौह अयस्क या फिर दूसरी है अलौह अयस्क या अलौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज और अलौह खनिज। तो लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, जबकि अलौह खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता है, किंतु ये भी धातुएं जो है धातुएं होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा इत्यादि। ये सभी आती हैं धात्विक खनिजों के अलौह खनिजों के प्रकार में। नेक्स्ट है अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो खनिज ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी अधात्विक खनिजों के अंतर्गत ही रखी गई हैं। आगे जो है बताया गया है कि उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। जो अयस्क होते हैं उनसे खनिज किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो जो खनिजों का निष्कर्षण की 3 विधियाँ यहाँ पे बताई गई हैं। पहला तो खनन, दूसरा है प्रवेधन और तीसरा है आखलन। तो खनन क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो जो पृथ्वी की सतह होती हैं, ठीक है, पृथ्वी है उसके अंदर जो सतह होती हैं उनमें क्या होता है, खनिज, वो जो खनिज होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो उन्हीं को जो है उन्हीं शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। आगे बताया गया है कि खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं और इसे ही विवृत खनन कहा जाता है। तो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और जो कम गहराई में ही होते हैं, यानी कि ऊपरी स्तर में पृष्ठीय स्तर पर ही जो पृथ्वी के पृष्ठीय स्तर पर जो खनिज पाए जाते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विवृत खनन कहलाती है। जबकि जो गहन वेधन जिसे कि कूपन कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहा जाता है। मान लीजिए ये भूपर्पटी है और जो यहाँ पे इस स्तर तक जो है अगर कम गहराई तक की जो खनिज पाए जा रहे हैं उसको जो है विवृत खनन के द्वारा निकाला जाता है। और जो अधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए कूपों का निर्माण किया जाता है, कूपक का निर्माण किया जाता है और उसके थ्रू जो है उन खनिजों को निकाला जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, कूपकी खनन कहा जाता है। आगे बताया गया है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे, बहुत अधिक नीचे यानी गहराई में पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। ठीक है, तो जो गहराई में पाए जाने वाले पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैसें हैं उनको निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है। कूप अर्थात जो कुएं होते हैं तो उनकी वहाँ पे खुदाई की जाती है, या फिर जो ड्रिल मशीन आती है उनके थ्रू भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, जिसके द्वारा ड्रिल मशीन के थ्रू जो है प्राकृतिक गैसों तक पहुंचाया जाता है या फिर पेट्रोलियम जो पृथ्वी के सतह अंदर में है वहाँ तक पहुँच के उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस विधि को कहते हैं प्रवेधन। आगे है नेक्स्ट आखनन। क्या होता है इसे देख लीजिए। सतह के नीचे स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। यानी जो सतह के निकट स्थित खनिज होते हैं, ठीक है, भूपर्पटी के पास में जो स्थित खनिज होते हैं उसी पे, तो उसको निकालने की प्रक्रिया नॉर्मली उसकी खुदाई करके, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उसकी जो है खुदाई करके उसको निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को आखनन कहा जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है खनिजों के वितरण के बारे में। उससे पहले ये समझ लीजिए कि शैल क्या होता है और अयस्क क्या होता है। शैल और अयस्क के बीच में डिफ्रेंशिएशन आई होप आप लोग समझते होंगे, लेकिन नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। पहला है शैल। तो शैल क्या होता है, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। अर्थात जो खनिज होते हैं, खनिज के जो अवयव हैं अनिश्चित जिनका संगठन पाया जाता है, वे एक या एक से अधिक खनिजों का जो समूह होता है उसे शैल कहते हैं। शैल अर्थात चट्टान, आप ऐसे समझ सकते हैं। शैल अर्थात चट्टान, और चट्टान में जो है अनिश्चित जो है क्या पाए जाते हैं, संगठक पाए जाते हैं, और उनका अलग अलग क्या होता है, गुणधर्म होता है। तो इन्हीं सबके जो समूह होता है उसी को कहते हैं शैल। आगे बताया गया है कि अयस्क के बारे में। अयस्क क्या होता है, तो शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं।
तो जो शैलें होती हैं उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं के बीच में जो है उन्हीं के जो शैलों के जो स्तर होते हैं, चट्टानों के जो स्तर होते हैं, उन्हीं के बीच में जो अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क क्या होते हैं, तो शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी जो शैल होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन्हीं में जो है खनिज पाए जाते हैं। उनकी जो शैल होती हैं उन्हीं शैलों के बीच में या फिर जो है उन्हीं शैलों में ही खनिज पाए जाते हैं। तो उन्हीं खनिजों का निष्कर्षण जिस रूप में होता है, वो जिस रूप में हमें वो पाया जाता है खनिज, वो उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। यद्यपि 28,000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, तो केवल 100 अयस्क ही हैं जिनको खनिज के रूप में अभी तक समझा गया है, लेकिन बाकी के जितने हैं उन खनिजों से किसी प्रकार का अयस्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि वो हमारे लिए अभी इतने अधिक उपयोगी नहीं है। आइए अब खनिजों के वितरण को समझ लेते हैं। जो खनिज हैं विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, और कुछ शैल जैसे कि आग्नेय शैल हैं या अवसादी शैल हैं या कायांतित शैल हैं, तो इन्हीं तीनों शैलों के अंतर्गत जो है खनिजों का वितरण देखने को मिलता है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। तो जो धात्विक खनिज होते हैं, ठीक है, धात्विक खनिज हमने बताया था कौन कौन से, जैसे कि लौह अयस्क हो गए, लोहा हो गया, सोना है, चांदी है, और इसके अलावा अन्य जो धात्विक खनिजें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, या तो आग्नेय शैलों में पाई जाएंगी या फिर कायांतरित शैलों में पाई जाती हैं। तो आगे और मुख्यतः ये जो है ये किस प्रकार ये शैलें कहाँ में देखने को मिलती हैं, तो ये पठारों या पर्वतों में इस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। आगे बताया गया है कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम के निक्षेप पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं, यानी कि जो लोहा है, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सभी जो है इन सब के निक्षेप जो है, इसके अलावा तांबा है और निकेल के निक्षेप हैं, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ये शैलें होती हैं उसी में इस प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। आगे बताया गया है मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर कहाँ पाए जाएंगे, जो नवीन वलित पर्वत होंगे या फिर जो अवसादी शैल चट्टानें होती हैं उसमें चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। तो जो अवसादी शैल होती हैं, अवसादी शैल चट्टानें होती हैं, उसमें जो है कोयला पाया जाता है और पेट्रोलियम पाया जाता है। जो खनिज ईंधन है वो अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दी गई है जिसमें विश्व के लोहा, तांबा और बॉक्साइट के वितरण को समझाया गया है। तो यहाँ पे जो अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, चाहे वो IAS में हो या फिर किसी भी स्टेट PCS में जो है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अगर यहाँ पे जो है अब देख लीजिए, यहाँ पे नाम तो दिया नहीं गया है कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे लोहा पाया जा रहा है या फिर जो बॉक्साइट के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे बॉक्साइट पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल लोकेशन NCERT में दिखा दी गई है। अब जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो यहीं से फॉर्म होते हैं। कैसे बनते हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहीं से होता है। कैसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, चाहे वो लोहे का हो, बॉक्साइड है, तांबा है, सोना है, हीरा है, तो इन सब की एक साइड पे खदानों के नाम लिख देंगे और ये कहाँ पे पाए जाते हैं विश्व में उसका उसकी जगह का नाम दे देंगे या कंट्री का नाम दे देंगे या फिर उसी जो लोकेशन होगी वहाँ पे उस लोकेशन का नाम दे देते हैं। तो या तो मैच करने को आता है, यानी कि मैच द फॉलोइंग यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं उसमें चूज़ करने को आता है, या फिर जो है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं है उसके लिए आता है मैच करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब आप लोगों को इतनी जो पिक्चर दी गई है इसी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चाहे तो उसके मैप लेके उस पर जो है आप लिख सकते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लोहा का लोकेशन दी गई यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे लोकेशन है, चलो ठीक है, लोहे की खदानें यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उसका नाम क्या है, उस लोकेशन का या उस खदान का, उस जगह का नाम क्या है, वो भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे एशिया में खनिज जो कि निक्षेप जो होते हैं उसका वितरण के बारे में बताया गया है कि चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, यानी जो टिन का उत्पादन है यह महाद्वीप जो है विश्व के आधे से अधिक जो है यह महाद्वीप ही करता है। और चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा,
एंटीमनी टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। जो चाइना है वो किस किस में अग्रणी है? एक तो लौह अयस्क में, इसके अलावा एंटीमनी, सीसा, टंगस्टन के उत्पादों में भी यह सर्वाधिक आगे है, यानी सबसे अग्रणी है। इसके बाद है नेक्स्ट यूरोप की बात की गई है। तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो यूरोप या फिर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक तो लौह अयस्क के वहाँ पे जो उत्पादन होता है लौह अयस्क का वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल के भी निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया गया है। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जैसे कि ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो इन तीनों में, यानी इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों प्रदेशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क है, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन यहाँ पे किया जाता है। और इन सभी खनिजों का निष्कर्षण वो कहाँ से होता है? कनाडियन जो शील्ड प्रदेश है उसमें, और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। इस पिक्चर में खनिज तेल और कोयले के वितरण को प्रदर्शित किया गया है कि कहाँ कहाँ पे कोयला और खनिज का वितरण, जो खनिज तेल है उसका वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन दी गई हैं यहाँ पे जो कौन कौन सी खदानें हैं उन सभी के नाम आपको मैप में लिख लेने हैं, या फिर जो मैंने बताई थी आपसे एटलस की बुक परचेस करने के लिए, उस बुक को परचेस कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं। आगे दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया है कि ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे अच्छा उत्पादक है। तो जो उच्च कोटि का सर्वाधिक जो सबसे अच्छा जो लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है? वो ब्राज़ील में पाया जाता है। इसके अलावा जो चिली है और पेरू है ये भी अग्रणी उत्पादक कंट्रीज़ हैं किसकी? लौह अयस्क की। ओके, आगे ब्राज़ील, बोलीविया विश्व में टिन के सबसे अच्छे उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट अयस्क, प्लैटिनम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप वहाँ पे पाए जाते हैं। और खनिज तेल जैसे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के खनिजों का जो वितरण है वो अलग अलग स्थानों पे पाया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं हरा जो हीरा होता है एक दुर्लभतम हीरा है। अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे अच्छा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के सबसे बड़ा भाग वहाँ पे उत्पादन होता है। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जायरे हैं वहाँ पे सोने की जो खदानें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। इसके अलावा तेल नाइजीरिया में, लीबिया, अंगोला में भी पाया जाता है। तो ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है खनिजों का वितरण। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक ये कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। यानी ये जो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज है वो भी पर्याप्त मात्रा में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसके साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कालगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सोने के निक्षेपों के नाम दिए गए हैं। तो ये कहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे कालगुरली और कालगार्डी ये दो क्षेत्रों के नाम हैं जो कि यहाँ पे सोना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है अंटार्कटिका, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। यानी कि जो खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं तो पूर्वानुमान वहाँ पे लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जो खनिज हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
इसके अलावा यहाँ पे बात लिखा है कि ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत के में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध है। तो वहाँ पे अभी जो है उत्खनन नहीं प्रारंभ किया गया है, लेकिन एक पूर्वानुमान वहाँ पे लगाया गया है कि वहाँ पे इन सभी खनिजों की उपस्थिति वहाँ पे है, यानी ये सभी वहाँ पे मौजूद हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, खनिजों के वितरण को समझ लिया। अब यहाँ समझ लेते हैं क्या उपयोग है, यानी खनिजों का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार से हम लोग खनिजों का उपयोग करते हैं। तो लिखा है कि खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, और एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और इसी का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक बनाने में जो है एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जो खनिज हैं वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, और खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। ठीक है, तो जिस प्रकार मनुष्य जो है इन सभी खनिजों का उत्खनन कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, हालांकि पता है कि ये सभी संसाधन जो है अनवीकरणीय है, यानी कि इतनी आसानी से दोबारा उपलब्ध नहीं होने वाले, फिर भी इनका अतिदोहन जो है हमारे लिए आने वाले भविष्य में जो है इनकी कमी महसूस कराएगा। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि खनिज जो खनन है, खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, यानी कि जो इनका संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है कि जो हम लोग इनके उपभोग की दर है उसको हमें कम करना चाहिए, यानी खनन को की जो प्रक्रिया है उसको भी घटाना चाहिए। और धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। इसके साथ ही चूँकि जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं वो कि उसकी दर जो है वो भी काफ़ी अधिक है, तो हमको पुनः कैसे मिलेगा, हमें ज़रूरत है तो हम उसको उपभोग करेंगे ही, लेकिन उसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं कि जो धातुएँ होती है उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकेगा। यहाँ पे लिखा है कि खनिज को कैसे कर सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले कि उनका उपयोग कम किया जाए, उनका जो है पुनर्चक्रण किया जाए, यानी कि रिसाइकिल किया जाए, वापस जो है इनका रीयूज़ किया जाए। तो अभी तक हमने यहाँ पे खनिजों को समझ लिया है। अब समझते हैं कि जो शक्ति संसाधन है वो क्या होता है, उसे देख लेते हैं। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो ऊर्जा होती है, यानी जो शक्ति है, जो शक्ति संसाधन है, वो कौन कौन से होते हैं तो वो सौर ऊर्जा हो गई, और कौन सी हो गई, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सभी ऊर्जाएं हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन के रूप में है उसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, और ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो परंपरागत स्रोत मतलब जैसे कि जो ईंधन है और जीवाश्मी ईंधन है, उनका उपयोग जो है वो लंबे समय से समान रूप से हो रहा है। तो ईंधन में क्या है, कौन से ईंधन हो सकते हैं, या उसी के बारे में बताया गया है कि ईंधन क्या होता है। तो ईंधन का उपयोग हम लोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधनों से ही प्राप्त की जाती है। तो ये ईंधन कौन से होते हैं, जैसे पौधों और जानवरों के अवशेष हो सकते हैं जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो वही सब जो है क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन होते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। और इन खनिजों का भंडार भी क्या है, हमारे देश में या फिर पूरे पृथ्वी पर एक लिमिटेड है, नहीं, ये क्या है, सीमित इनका भंडारण जो है पाया जाता है। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से उसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, जीवाश्मी ईंधनों का उपभोग कर रहे हैं, और जो उनकी बनने की दर है वो कंपेरेटिवली काफ़ी उनके बीच में गैप है।
तो इसीलिए जो है ये जो जीवाश्मी ईंधन है वो खत्म होने की कगार पे है, और कहीं ना कहीं इसके इसी कारण जो है हम लोग इसके दूसरे ऑप्शन जो है ढूंढ रहे हैं कि जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है वो हमें मिलती रहे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कोयला। कोयला क्या है? तो यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है, और इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके साथ ही कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो तापीय ऊर्जा होती है, यहाँ पे देखिए तापीय ऊर्जा के संयंत्र बनाया गया है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो कोयले के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे ही तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबे रहने से बना है। यानी जो कोयला है उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यह हजारों लाखों वर्ष पहले जो है जो विशाल फर्न थे, दलदल के जो पृथ्वी की परतें थी उनमें जो है इन पेड़ पौधों जब दब गए, उसी से जो है कोयले का निर्माण हुआ था। उसी के बारे में बताया गया है कि कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्हित धूप के रूप में इसीलिए कोयले को कहते हैं। यूँ कह लीजिए कि कोयले का एक अन्य नाम है अंतर्हित धूप। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में और झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में हैं। तो ये जो हैं, जो स्थानों के नाम दिए गए हैं, तो ये क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भारत में कोयले का वहाँ पे निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि पेट्रोलियम के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पेट्रोलियम में जो उसको हम इसका विक्षेप कर दें तो पेट्रा अर्थ इसका होता है शैल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसा जो तेल जो चट्टानों के बीच में, शैलों के बीच में पाया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल जिससे आपकी कारें चलती हैं, या तेल से जो आपकी साइकिल में चरमराने की आवाज़ आती है उसको रोकने के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है और जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये जो शैलों की परतें होती हैं उनके मध्य में पाया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम होता है वो दो शैलों के बीच में, यानी जो शैल चट्टानें होती हैं उनके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है, तथा इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, यानी इसके बाद जो है इसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पे इसका क्या होता है, प्रसंस्करण होता है, इसका शोधन होता है, और जहाँ पे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सभी चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को या फिर जो इससे बने पदार्थ होते हैं, या यूँ कह लें कि पेट्रोलियम का एक अन्य नाम क्या है, काला सोना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अत्यधिक मूल्यवान है। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर और अन्य मुख्य उत्पादक देशों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्य रूप से या मुख्य उत्पादक क्षेत्र इसमें असम का डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा रीजन है, जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे जो है पेट्रोल पाया जाता है। यहाँ पे दो क्षेत्र दिए गए हैं, एक तो है डिगबोई जो कि असम में, और मुंबई का बॉम्बे हाई। आगे प्राकृतिक गैसों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए सीएनजी क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैसों को समझ लीजिए। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक गैस होती हैं वो उनका निक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है। तो जो पेट्रोलियम है उसी के जो निक्षेप हैं वहीं से जो है प्राकृतिक गैसों का निर्माण होता है, प्राकृतिक गैसों के निक्षेप वहीं से निकाले जाते हैं। तो वह निर्मुक्त कैसे होती है? तो जब तेल को अपरिष्कृत करते हैं, धरातल पर उसे लाया जाता है, उसी के साथ में ये गैसें भी वहाँ पे रिलीज होती हैं, जिनको संग्रहित करके इनका हम लोग यूज़ करते हैं। उसी में अगर इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में त्रिपुरा और मुंबई के कुछ
अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसों के संसाधन हैं। जो अपतटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे मुंबई के हैं कुछ अपतटीय क्षेत्र, वहाँ पे जो है प्राकृतिक गैसों के गैस संसाधन के रूप में वहाँ पे मिलती है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार भी हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इनकी जो समाप्ति है वो वहाँ तक में पहुँचाया है, और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी से टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, ठीक है, इन जल, वायु या फिर जो सूर्य का प्रकाश है, ये सभी गैर परंपरागत स्रोतों में शामिल हैं, और इनसे क्या होता है, जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जल है उसके द्वारा विद्युत का निर्माण करने की जो परियोजना है, यानी सलल जल विद्युत परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे ये डैम है, उसी के थ्रू क्या हो रही है, जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, उसी को दिखाया गया है। तो जो बांध होते हैं, यानी कि जो नदियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, बांधों का निर्माण किया जाता है, और टरबाइनों की सहायता से वहाँ पे जल के द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो उसी को समझ लीजिए। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है, क्योंकि जो ब्लेड जनरेटर जब वो घूमते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार की जो बिजली होती है, यानी विद्युत होती है, क्योंकि ये जल के द्वारा बन रही है, इसीलिए इसका नाम है जल विद्युत। और जल जो विद्युत है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन शामिल हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। तो इन सभी परियोजनाओं पे जो है जल विद्युत का भी निर्माण हो रहा है। तो जल विद्युत बनाने वाला ऐसा पहला देश था, पहले कौन सी कंट्री थी जिसने जल के द्वारा जो है बिजली का निर्माण किया था? तो वो देश था नॉर्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में बताया गया है। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इसके उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो अनवीकरणीय संसाधन है या जो परंपरागत स्रोत है, उनका अगर संरक्षण करना है, ताकि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं वो भी होगा साथ में, और इसी के अलावा जो परंपरागत स्रोत हैं वो भी, उनका भी संरक्षण होगा, और साथ में हम गैर परंपरागत स्रोतों से नवीन जो प्रौद्योगिकी है उसको डेवलप कर सकते हैं। जो नवीन उपभोग के जो जरिया हैं, चाहे वो ऊर्जा का हो या फिर जो है किसी भी संसाधन के रूप में, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पे है? तो स्कॉटलैंड में बना था। तो सौर ऊर्जा देखिए, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है, और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है, और सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक और सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी किया जा सकता है। तो सौर जो ऊर्जा है, यानी सूर्य की ऊष्मा या प्रकाश से जो हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करेंगे, उससे जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पवन ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, यानी बिना समाप्त हुए, यानी कि इसका उपयोग कितना भी कर लें समाप्त होने वाला नहीं है। तो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए
चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाले हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं, और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहां पे स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग उल्लेखनीय है। तो पवन ऊर्जा का निर्माण जो है विद्युत के लिए भी कर सकते हैं, और जो विद्युत उत्पन्न होगी उसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनका उपयोग भी हम लोग जो है किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो अनाज पीसने की चक्कियाँ होती हैं उसके रूप में, उसके साथ ही जो जल निकालने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है परमाणु ऊर्जा के बारे में। इसे देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनसे जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन से पदार्थ जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, तो इनके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से हमें ये परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो इनके द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है जिस ऊर्जा का, उसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। तो यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थों का उपयोग परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया कि भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में ये केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। ठीक है। आगे बताया गया है कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरौरा और कर्नाटक में कैगा हैं। तो ये सभी परमाणु ऊर्जा के जो है एक तरह से कह लें इनके केंद्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। यानी जो भूमि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जो ताप है, उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है, और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह तक गर्म जल के झरने के रूप में भी प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है, और वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व के सबसे बड़ा जो यूएसए है वह विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका इसमें शामिल है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में। ठीक है। लद्दाख में जो है पूगा घाटी में जो है भूतापीय ऊर्जा का निष्कर्षण वहाँ पे होता है। तो इसके बाद है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बताया गया है। ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है, तो क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला जो है ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था, फ्रांस में बनाया गया था। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ही ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है, और उच्च ज्वार से जो उच्च ज्वार आते हैं, तो उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ घाटी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक उच्च ज्वार कहाँ आते हैं, कच्छ की खाड़ी में आते हैं। वहीं पे जो है इसके क्षेत्र देखने को मिलते हैं, वहीं पे जो है ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा है कि निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा का किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसका चित्र यहाँ पे बताया गया चित्र के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे हैं या जंतु हैं, उनके अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। तो ये जो अपशिष्ट होते हैं, जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है बायोगैस का निर्माण किया जाता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, और जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। जो बायोगैस होती है वो किन दो गैसों का मिश्रण होती है, ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। नेक्स्ट है बायोगैस खाना बनाने और विद्युत उत्पादन
का सर्वोत्तम ये ईंधन है, ठीक है, जो कहने की सर्वोत्तम उपाय है। और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। आगे बताया गया है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है। वे असमाप्य हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, उनका वितरण असमान है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, वे असमाप्य हैं, यानी उन्हें समाप्त नहीं होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है, वो चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।